हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू जुगनू बैच। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे जुगनूस, कैसी चल रही है पढ़ाई? पिछले कुछ दिनों में आई एम सॉरी आई वाज आउट ऑफ स्टेशन। तो आप लोगों को लग रहा था सर वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, बट वीडियोस आ गए एंड वीडियोस आने शुरू हो गए। डोंट वरी, आप लोगों का सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट होगा। लेकिन मुझे आप लोगों से एक चीज पूछनी है, भैया लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, अपने सारे दोस्तों को, अपने ग्रुप सर्कल में, अपने फ्रेंड्स वगैरह को हमारा ग्रेविटी सर्कल का चैनल शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी पता चले इस चैनल के बारे में। और हम लोग क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट डेटा, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोगों की भी मदद चाहिए इसमें। चलो गाइस, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सारे लॉज कंप्लीट कर लिए थे, एवोगैड्रो लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये सारे लॉज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, आज हम लोग एक नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नाउ गाइस, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, हम एक बार इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। गाइस देखो, डाल्टन जो इंसान थे, इन्होंने ये अपनी थ्योरी लगभग सन 1800 में दी थी, 1800। तो क्या इसके पहले एटम के बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं था? तो नहीं, ऐसा नहीं था। एक इंडियन फिलोसोफर हुआ करते थे, एक इंडियन फिलोसोफर हुआ करते थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। जिनका नाम था महर्षि कणाद। लगभग या मान के चलो 400 बीसी के आसपास की बात होगी। और इन्हीं के कंटेम्पररी एक और फिलोसोफर थे जिनका नाम था, एक बेसिकली वो ग्रीक फिलोसोफर थे, और ये ग्रीक फिलोसोफर का नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस, ये कुछ 390 बीसी के आसपास की बात होगी, ज्यादा फर्क नहीं था, 10 साल का फर्क था। इन दोनों लोगों ने सेम बात बोली थी कि अगर मैं मेरे आसपास मौजूद किसी भी चीज को तोड़ना चालू करूं, ब्रेक करना चालू करूं, तो अल्टीमेटली मुझे एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसे फर्दर तोड़ना नामुमकिन है। मतलब अगर मैं अपने आप को भी तोड़ना चालू करूं, अगर मैं मेरे इस मार्कर को तोड़ना चालू करूं, अगर मैं मेरे इस बोर्ड को तोड़ना चालू करूं, ऑब्वियसली जो मैं नहीं तोड़ूंगा, अगर मैं इस कुर्सी को तोड़ना चालू करूं, कैमरे को तोड़ना चालू करूं, आपको तोड़ना चालू करूं, तो आप किसी भी चीज को ब्रेक करते चलो, अल्टीमेटली आप लोगों को एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसे आप फर्दर शायद ब्रेक नहीं कर सकते। एंड उस पार्टिकल को हमारे डेमोक्रिटस ने नाम दिया था हिंदी में कण। कण, KANN, हम इसे कण भी बोल सकते हैं। उन्होंने इसे नाम दिया था कण। उनका नाम था महर्षि कणाद, तो उन्होंने शायद उससे अपने ऊपर नाम रख दिया हो। एंड हमारे ग्रीक फिलोसोफर ने इसे नाम दिया था अटोमियो। हमारे ग्रीक फिलोसोफर ने इसे ग्रीक लैंग्वेज में नाम दे दिया था अटोमियो, जिसे बाद में डाल्टन ने ट्रांसलेट करा और यह पाया कि ए का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में होता है अन, एंड टोमियो का मतलब होता है कट। आपने देखा होगा ना बायोलॉजी में, वेसेक्टोमी वास डिफरेंस काट देना, ट्यूबेक्टोमी फेलोपियन ट्यूब काट देना, एनाटोमी पूरी बॉडी काट के अंदर से देखना। तो जहां पर भी ग्रीक लैंग्वेज में ये वर्ड टोमी आता है ना, TOMY, टोमी, इट मींस टू कट, मतलब विच इज अनकटेबल, जिसे आप फर्दर नहीं काट सकते। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन लोगों ने, फिलोसोफर थे, जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम सबके सामने इस एटम या कण का नाम रखा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई? रिटन लिटरेचर नहीं था। प्रॉब्लम क्या हो गई? रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। ये दोनों की जो बातें थी, आप चाहें तो इसे नोट कर ले, ये दोनों की जो बातें थी, ये दोनों की बातें प्योरली एकदम प्योरली क्या थी प्यारे बच्चों? हाँ, ओरल थी, वर्बल थी। लेकिन
हम लोग रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए इन दोनों को किसी भी तरीके का कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता एटम की डिस्कवरी का या एटम के बारे में इंफॉर्मेशन देने का। क्लियर होती है इतनी बात? पहला क्रेडिट तो डाल्टन को ही जाता है। अब डाल्टन की थ्योरी पूरा चोरी का माल थी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट आप समझना, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ matter is made up of very tiny or small particles. Second, these small particles are called as atoms, और इन्होंने इन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया? एटम्स। वही ग्रीक वर्ड से उठा दिया, एटोमियो। तीसरा पॉइंट इन्होंने पता है क्या दे दिया? दैट एटम्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एटम्स को आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये तीनों के तीनों पॉइंट आपके डेमोक्रिटस बोल चुके थे, हमारे महर्षि कनाड बोल चुके थे, और डाल्टन ने इसको यहां पर चेप दिया। अब चौथा पॉइंट तो बिल्कुल यूनिक पॉइंट है, इन्होंने अपने हिसाब से लिखा है, अपने हिसाब से इसकी स्टडी करी। और चौथा पॉइंट पता है क्या है? दैट एटम्स कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम्स कैन नेवर बी atoms can never be created nor destroyed। एटम ना तो बनाया जा सकता है, ना तो एटम तोड़ा जा सकता है। भैया ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से उठा लिया, दैट मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मास की जगह इसने एटम चिपका दिया। तो 4 पॉइंट डाल्टन के ये हो गए, दैट एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। स्क्रीनशॉट गाइस फटाफट नोट्स के लिए। चलिए आगे, 5वां पॉइंट इज द वेरी यूनिक पॉइंट। आप सोच के दहल जाओगे, हमारे दिमागों के चिथड़े हो जाएंगे इस पॉइंट को सुनते। दैट एटम्स, अरे बाप क्या सर, एटम्स क्या? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। ओ तेरी, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टी। बाप रे बाप, कितना यूनिक पॉइंट। यानी अगर आपके पास में ऑक्सीजन के 100 एटम है तो 100 के 100 एटम की प्रॉपर्टी सेम हो गया। सीधी सी बात है, तुम सब क्लास 11th के स्टूडेंट हो, सबने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया है, तो तुम सबको सेम सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। क्या टेंशन है? वैसे ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास में एक एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, तो कार्बन के जितने एटम होंगे सब सेम होंगे प्रॉपर्टी। मालूम है मेरे को कौन सी बड़ी बात कर रहा है, जनरल कॉमन सेंस की बात कर रहा है। पॉइंट नंबर 7, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। बाप रे बाप, मतलब अगर तुम्हारे पास में कार्बन और ऑक्सीजन आ जाए तो कार्बन के एटम और ऑक्सीजन के एटम में फर्क होगा। बाप रे, सबको मालूम है 12th और 11th का सिलेबस अलग अलग है। 12th का स्टूडेंट 12th का केमिस्ट्री पढ़ेगा, 11th का स्टूडेंट 11th का केमिस्ट्री पढ़ेगा। वैसे कार्बन की प्रॉपर्टी अलग होगी एलिमेंट में, और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होगी, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी अलग होगी। तो क्या बड़ी बात कर दी भाई इसने, क्या बड़ी बात कर दी? बिल्कुल बकवास पॉइंट, बिल्कुल बकवास पॉइंट। 7वें पॉइंट की तरफ चलते हैं गाइस। कोई इस पॉइंट को चोरी का माल नहीं बोलेगा। हाँ, इसने क्या बोला था? एटम्स, इसने क्या बोला? दैट एटम्स ऑफ different elements, atoms of different elements combines, atoms of different elements combine in a fixed ratio, in a fixed ratio to form a compound, to form a compound। सर ये तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का पॉइंट लग रहा है वही पॉइंट है। इसने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का पॉइंट यूज कर लिया कि अगर आपके पास में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम के 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ में कंबाइन करेगा वाटर बनाने के लिए, और ये रेशो फिक्स होगा, यानी 2 हाइड्रोजन पर 1 ऑक्सीजन ही जुड़ेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। सिंपल।
क्या ही बोला जाए। तो ये थी आपकी डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। दिस इज योर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब गाइस जैसे ही डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी मार्केट में आई, खलीबली मच गई, लोगों के अंदर खलीबली मच गई कि यार एटम क्या होता है, एटम क्या होता है। तो एटम को अब आप लोग क्या डिफाइन कर सकते हो, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर, या एटम are the building blocks, are the building blocks of a matter। लेकिन गाइज मैं आपको कभी भी एटम की वो डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं कहूंगा जो बोलती है दैट एटम्स आर द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्ट ऑफ अ मैटर, क्योंकि अब हम लोग अगले चैप्टर में एटम को डिवाइड करने वाले हैं। तो एटम के बारे में पता चल गया। क्या यहां तक की बात मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हुई? तो हे गाइज अनअकैडमी से आ गया एक बहुत ऑसम अपडेट। अगर आप लोगों को अभी परचेज करना है सब्सक्रिप्शन, तो गाइज अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। अगर आप अभी परचेज कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो आप लोगों को बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा, अदरवाइज रेट्स बढ़ने वाले हैं। तो गाइज यूज माय कोड ग्रेविटी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। परचेज योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नाउ गाइज। ओके चलो गाइस, तो अब आगे बढ़ते हैं और एटम पढ़ने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं और स्टडी करते हैं एटॉमिक मास के बारे में। नाउ गाइस यहां से तुम्हारा मोल वाला पार्ट टेक्निकली शुरू होने वाला है, तो अब जरा कमर कस लो, क्योंकि अब शुरू होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिसका अगर आप लोगों को बेसिक क्लियर हो गया तो फिर आप लोग केमिस्ट्री में मोल्स से जुड़े हुए किसी भी टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। मेरी गारंटी, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। क्या आप लोग सब रेडी हैं? ग्रेट। तो गाइस एटॉमिक मास क्या होता है भाई? मास ऑफ एन एटम, सीधी सी भाषा में बोला जाए तो इट इज नथिंग बट द मास ऑफ एन एटम। ये आपके एक एटम का मास होता है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एटॉमिक मास आया कैसे, एटॉमिक मास मार्केट में आया कैसे? तो गाइस जब डाल्टन ने फॉर द फर्स्ट टाइम हमें एटम के बारे में बताया, हमें एटम के बारे में नॉलेज दिया, तो साइंटिस्ट के मन में भी सवाल आया कि यार एटम का मास क्या होता होगा भाई? अगर कोई एक चीज एटम है जो अनडिविजिबल है, जो मैटर का सबसे छोटा पार्ट है, तो इसका खुद का कुछ मास तो होता होगा, क्योंकि ये मैटर को बनाता है। तो जो मैटर को बनाता है वो खुद भी मैटर होगा, तो इसका मास और इसका वॉल्यूम दोनों होगा। तो हमें इसके मास के बारे में जानना है। तो मास ऑफ एन एटम, क्या यहां तक बात समझ में आई? अब इनिशियली क्या हुआ, वी ऑल नो, साइंटिस्ट लोग भी जानते थे, इनिशियली वी ऑल नो दैट हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एटम। इनिशियली वी ऑल नो दैट हाइड्रोजन हैव सिंपलेस्ट एटम। आपके हाइड्रोजन का एटम जो था वो सिंपलेस्ट एटम था। एक्चुअली इन्होंने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करी। इन्होंने देखा कि एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, एक ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है, एक कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 है, एक नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 है। तो इस हिसाब से ये सब हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन हुए तो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ। मतलब हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई 1, और हाइड्रोजन बीइंग सिंपलेस्ट, इससे इनको समझ में आया कि हाइड्रोजन हैव द सिंपलेस्ट एटम। आपके हाइड्रोजन का जो एटम था वो कैसा था मेरे प्यारे बच्चों? वो सिंपलेस्ट एटम की कैटेगरी में रखा गया। तो अब क्या करें सर, जब ये सिंपलेस्ट एटम की कैटेगरी में रखा गया तो सो देयरफॉर साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, साइंटिस्ट लोगों ने असाइन कर दिया, सो देयरफॉर साइंटिस्ट असाइन्ड द मास ऑफ हाइड्रोजन एज 1। और यहां पर ध्यान रखिएगा कोई यूनिट नहीं थी, ये यूनिटलेस था। मतलब हाइड्रोजन का मास कितना? 1 मान के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि उस समय इतनी अच्छी टेक्निक ही नहीं थी, उस समय इतनी अच्छी टेक्निक ही नहीं थी कि हम लोग एग्जैक्टली ग्राम्स में वैल्यू निकाल ले। समझ में आई आप लोगों को? तो साइंटिस्ट लोगों ने हाइड्रोजन का मास 1 असाइन कर दिया। बाद में विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स
बाय द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास लॉन्च किया। साइंटिस्ट लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। सर रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है और क्या ये हमारे एटॉमिक मास से डिफरेंट है? नहीं, रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास सेम है, दोनों में जरा सा फर्क है। वो फर्क क्या है देखिए मैं आपको बताता हूं। इमेजिन करो हमारे पास में एक फ्रूट का ठेला है। आप लोगों ने बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद हम लोग इतने सक्सेसफुल होगा लाइफ में कि हमें शार्क टैंक से अश्नीर ग्रोवर ने और उत्तपम मित्तल मतलब अनुपम मित्तल ने हमें सब्सिडी दी। देखिए आपका बिजनेस प्लान क्या है, मैं आपका प्लान नहीं समझ पा, आपके अंदर वो एंटरप्रेन्योर वाला स्पार्क नहीं है। तो उसने हम लोगों को एक शार्क टैंक में हमारी कंपनी में इक्विटी खरीद के हमको पैसा दे दिया और हमको ठेला डलवा दिया। अब हम ठेले पे क्या बेचते हैं? फ्रूट्स। बहुत सारी चीजें हमारे ठेले पे, हम लोग ठेले पे फ्रूट्स बेचने निकले। अब क्या हुआ, हम घर पे जब बैठे हुए थे तो हमारे घर पे आया ऋतिक रोशन, आला फ्रूट का ठेला मुझे ऐसा खाना है। तो उसने क्या करा, हमारे फ्रूट के ठेले पे से जो डिजिटल बैलेंस होता है वो डिजिटल बैलेंस उसने उठाया और वो उस डिजिटल बैलेंस से खेलने लगा। जब वो डिजिटल बैलेंस से खेल रहा था तब उसने एक बड़ा अजीब काम करा। उसने क्या करा, एक वाटरमेलन ले लिया और इस वाटरमेलन को उसने तोला। तो वाटरमेलन का मास आया एग्जैक्टली 12 किलो। हमने देखा कि अच्छा ये वाटरमेलन कितने किलो का है भाई साहब? ये वाटरमेलन अकेला जो है ये 12 किलो का है। अब जैसे मैंने देखा कि साले तू मेरे तरबूज से खेल रहा है, मैंने उसको एक लपड़ मारा और ये वाटरमेलन उठाकर मैंने क्या करा, ये वाटरमेलन उठाकर क्या करा, मैंने मेरी गाड़ी पे यानी मैंने मेरे ठेले पे रख दिया और मैंने बोला आज के बाद मेरे वाटरमेलन को साले तूने हाथ लगाया तेरा हाथ तोड़ दूंगा। चमकाया उसको जरा अपन ने अच्छे से और वाटरमेलन को हमने हमारी गाड़ी पे रख लिया। अब हम घर से फ्रूट बेचने निकले, फ्रूट ले लो, आलू ले लो, कांदे ले लो, ऐसा करके हम मार्केट में चले गए। अब जब हम मार्केट में गए तो मेरे पास में एक ग्राहक आया, उसने बोला भैया हमको 5 किलो संतरे दे दो, ऑरेंज दे दो 5 kg। मैंने कहा अभी दे देते हैं। मैंने क्या करा, तुरंत अपने ठेले पे से संतरे उठाए, ये ऑरेंजेस रखे हुए थे यहाँ पर, मैंने तुरंत ऑरेंजेस उठाए और अच्छे अच्छे ऑरेंजेस उसको छाट के दे दिए। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि मेरा डिजिटल बैलेंस तो घर पे रह गया, डिजिटल बैलेंस तो घर पे रह गया। अब क्या करूं, मैंने मेरे ठेले के नीचे से वो इंसाफ वाला तराजू जिससे हम लोग इंसाफ करते हैं वो वाला तराजू मैंने क्या करा, मैंने मेरे ठेले के नीचे से निकाल लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि इसके जो वेट्स होते हैं वो आपने देखा होगा ना, मार्केट में ऐसे बड़े बड़े वेट्स आते हैं, एक पर 5 kg लिखा हुआ रहता है, एक वेट पर 2 kg लिखा हुआ रहता है, एक वेट पर ऐसा 1 kg लिखा हुआ आता है, फिर उसे छोटा वेट 500 ग्राम का आता है। तो ये वेट्स भी मेरे घर पे रह गए। अब मैं क्या करूं, परेशान हो गया मैं, अरे यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं, गड़बड़ 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 गड़बड़, लो शुरू हो गई गड़बड़ गड़बड़, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या करूं। तो मेरे को याद आया कि मेरे घर पे ऋतिक रोशन ने क्या किया था, उसने एक तरबूज को नापा था। मैंने क्या करा, तुरंत इस वाटरमेलन को उठाया और इस वाटरमेलन के मैंने 12 इक्वल टुकड़े कर दिए। इस वाटरमेलन के मैंने 12 इक्वल पीसेस कर दिए। इस वाटरमेलन के मैंने 12 इक्वल पीसेस जैसे ही करे, मुझे बताओ इस एक पीस का क्या वजन होता होगा, मुझे बताओ इस एक पीस का क्या वजन होता होगा, इस एक पीस का क्या वेट होगा। आप बोलोगे सर ये एक पीस 1 kg का होगा, ये भी पीस 1 kg का होगा क्योंकि ये वाटरमेलन 12 kg का था। आपने इसके 12 इक्वल टुकड़े कर दिए तो हर टुकड़ा 1 किलो का हो गया। अब मैंने यहां पर अपना वाटरमेलन रखना स्टार्ट करा, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर मैंने 5 वाटरमेलन रखे और जैसे मैंने यहाँ पर 5 वाटरमेलन रखे मैंने उसके सामने ऑरेंजेस रखना चालू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये भी 5 kg और ये भी 5 kg। सो देयरफॉर 5 वाटरमेलन के टुकड़े इज इक्वल टू 25 ऑरेंज।
तो हमने क्या करा, वाटरमेलन की मदद से ऑरेंज का मास निकाल लिया, इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। हमने एक फ्रूट का इस्तेमाल करके दूसरे फ्रूट को तोल लिया, दूसरे फ्रूट का मास निकाल लिया, इससे बोला जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमारी केमिस्ट्री में क्या होता है, हमारी केमिस्ट्री में रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? तो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास मीन्स द मास ऑफ an atom which can be calculated or obtained with the help of atom of another element। मतलब एक एलिमेंट की मदद से, एक एलिमेंट के एटम की मदद से आप दूसरे एलिमेंट के एटम का मास निकाल लो, उसे बोला जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो गाइस यहां पर जैसे आप लोग सब जानते हैं कि इनिशियली साइंटिस्ट लोगों ने हाइड्रोजन को चूज किया था। इनिशियली हाइड्रोजन जिसका मास 1 था, इट वॉज चोजन एज योर स्टैंडर्ड। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये पता लगने लगा कि यार हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी तो बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रखने पर उससे रिएक्ट कर जाता है, तो हमको तो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है। जैसे मान लो मैंने यहां पर तरबूज रखा और यहां पर मैंने ऑरेंज रखा, पता है तरबूज और ऑरेंज के रिएक्शन हो गया, इनका मिक्स फ्रूट जूस बन गया। लेकिन हम तो ऐसा नहीं चाहते, हम तो चाहते तरबूज अलग रहे, ऑरेंज अलग रहे, बस दोनों एक दूसरे को इक्वलाइज कर दे तो हमें मास पता चल जाए। लेकिन हाइड्रोजन के साथ में प्रॉब्लम क्या थी कि अगर मैं हाइड्रोजन रखता था और सामने कार्बन का मास निकालने की कोशिश करता था तो वो रिएक्शन कर जाता था। तो बीइंग मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन को बाद में चेंज करा गया एंड लेटर ऑन ऑक्सीजन जिसका मास 16 दिया गया वॉज चोजन। लेकिन ऑक्सीजन के साथ भी प्रॉब्लम हो गई कि ऑक्सीजन भी रिएक्टिव था, इसके लिए बाद में फिर चूज किया गया एंड फाइनली कार्बन जिसको मास 12 असाइन किया गया विदाउट एनी यूनिट वॉज टेकन एज स्टैंडर्ड। और आज तक हम लोग जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग कार्बन के बेसिस पर कर रहे हैं। हम सारे के सारे एक्सपेरिमेंट किसके बेसिस पर कर रहे हैं? कार्बन के बेसिस पर कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? लेकिन अब एक बात बताओ कि मैंने आप लोगों को मार्केट भेजा और बोला जाओ मेरे लिए 2 संतरे ले आओ। मैंने आप लोगों को मार्केट भेजा और बोला जाओ मेरे लिए 2 ऑरेंज लेकर आ जाओ। तो तुम लोग जाओगे और 2 ऑरेंज ले आओगे। तो वो 2 ऑरेंज देखकर मेरे को गुस्सा आ गया, बोलूंगा अबे पागल हो गया है क्या, ये 2 ऑरेंज का क्या करूंगा? मेरे को कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में लड़की बन के थोड़ी जाने, 2 ऑरेंज लगा लूंगा निकल लूंगा। अबे 2 ऑरेंज, मेरे घर पे 10 लोग आ रहे हैं, उनके लिए मेरे को जूस बनाना है, 2 ऑरेंज। तो आप बोलोगे अबे 2 ऑरेंज तो 2 किलो तो नहीं बोल रहा है? तो बोलूंगा हाँ हाँ वही। तो आप मेरे को बोलोगे साले पागल, गोली मार दोगे। यूनिट कौन लगाएगा? 2 के बाद में यूनिट कौन लगाएगा? तो मैं बोलूंगा अरे हाँ यार यूनिट लगाना तो भूल गया। यही प्रॉब्लम हो रही है आपके पुराने जमाने के मास के अंदर। H का मास 1 क्या? 1 kg, 1 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम, 1 नैनोग्राम, क्या? तो आप लोगों को यूनिट देना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए फिर बाद में यूनिट की बात चलने लगी कि यार हम लोग यूनिट का क्या करें, यूनिट हम लोग कैसे डिसाइड करें। तो फिर धीरे धीरे साइंस ने तरक्की करना स्टार्ट करा और एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कवरी हुई, एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया गया जिसका नाम था मास स्पेक्ट्रोमीटर। जिसका नाम क्या था? मास स्पेक्ट्रोमीटर। गाइस मास स्पेक्ट्रोमीटर ने बहुत औसम काम करा। मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर आप आपके सैंपल को रखो, मास स्पेक्ट्रोमीटर उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबको तोड़ के, सबको काउंट करके
सबका इंडिविजुअल वजन जोड़कर आपको उस एक सिंगल एटम का मास दे सकता है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू ऑब्टेन द exact mass of an atom, that too in grams। तो ये तो बहुत औसम टेक्निक थी, लेकिन भाई बहुत महंगा आता है। कम से कम 2-2.5 करोड़ की मशीन है ये, और इंडिया में शायद कुछ मोहाली या चंडीगढ़ की एक यूनिवर्सिटी में था जब हम कॉलेज में थे, कुछ काम जब पढ़ता था। तो एक आईआईटी बॉम्बे में था और एक शायद साउथ के किसी कॉलेज में था। मतलब ज्यादा जगह पर नहीं है ये, बहुत से बहुत इंडिया में 5-7 प्लेसेस पर ही होगा। और वो एक एटम का यानी एक सैंपल का मास निकालने के लिए हमसे 700 रुपए लेते थे। तो बहुत खतरनाक मशीन है ये, तो ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। और ये बहुत पुरानी टेक्निक, जब नया नया मार्केट में आया होगा तब तो पूरी दुनिया में एक होगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने इसमें इसकी मदद से कार्बन के एक एटम का मास निकाल लिया। कार्बन के एक सिंगल एटम का मास निकालिए, और पता है वो कितना आया आप लोगों को? उसकी वैल्यू आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, दैट इज 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। इतना छोटा मास आया आपके कार्बन के एक एटम का, इतना छोटा मास आया। दिस इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? दिस इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम। प्लीज इसे ध्यान से नोट कर लीजिए, इसे जरा ध्यान से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। साइंटिस्ट लोगों को कैसे मालूम कि ऑक्सीजन का मास 16 है? साइंटिस्ट लोगों को कैसे मालूम कि कार्बन का मास 12 है? ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन से किया था। कैसे किया था देखो मैं आपको बताऊं। इन्होंने एक कार्बन लिया और देखा कि उस पर 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। एक कार्बन लिया जिस पर उन्होंने क्या देखा कि 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। और जब उन्होंने इसके मास का रेशो निकाला, तब उन्होंने पाया कि हाइड्रोजन और कार्बन 3:1 मास में जुड़ रहे हैं। मतलब एक हाइड्रोजन के मास पर कार्बन का 3 मास आ रहा है। एक हाइड्रोजन के मुकाबले कार्बन का 3 मास आ रहा है, एक पर 3 आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन के तो 4 एटम जुड़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन के 4 एटम जुड़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन के 4 3 12 जुड़ने चाहिए, यानी 12। तो इस तरीके के कुछ एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेशन से उनको ये मास के बारे में पता चला। दैट वी डोंट हैव टू लर्न, जिसके बारे में हमें कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के मुकाबले 12 गुना भारी है। हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के मुकाबले 12 गुना भारी है। तो हम लोगों ने क्या करा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कार्बन के एक एटम के मास को 12 से डिवाइड करने की कोशिश करी। हम देखे तो सही सिंपलेस्ट कितना हो पाएगा। जैसे आप लोगों ने तरबूज के एक 12 किलो के तरबूज के आपने 12 टुकड़े करे थे। आपने 12 टुकड़े करे थे, क्यों? ताकि आपको एक टुकड़ा 1 किलो का मिल जाए। ठीक उसी प्रकार इन्होंने क्या बोला कि तुम्हारा एक कार्बन का एटम 12 हाइड्रोजन के मुकाबले है, और हाइड्रोजन सिंपलेस्ट है। तो आप एक काम करो, इस वैल्यू को भी 12 से डिवाइड करो। तो इन्होंने क्या करा, देयरफॉर इन्होंने 1 एटम ऑफ कार्बन के मास को 12 से डिवाइड किया। तो क्या वैल्यू आई, 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स को जब 12 से डिवाइड किया गया, तो आप लोग सब जानते हो इसकी वैल्यू कुछ आएगी 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। ये वैल्यू आई। ये वैल्यू क्या, दैट इज 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ये कार्बन एटम के मास को अगर आप 12 टाइम्स डिवाइड कर दोगे, तो आपको कार्बन एटम के
मास को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग कि ये लगभग हाइड्रोजन के मास के बराबर हो गया। दिस इज द सिंपलेस्ट मास, इससे छोटा और कुछ नहीं होगा दुनिया में। दिस इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? दिस इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। अच्छा, डरने की बात नहीं है। अगर तुमको मैं ऑक्सीजन का मास दे दूं, मतलब मैं अगर मास स्पेक्ट्रोमीटर में ऑक्सीजन के एक एटम का मास निकाल दूं, तो आप उसको 16 से डिवाइड कर दो, क्योंकि वो हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है। आ रही है बात समझ में? तो दिस इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। मतलब हमने हाइड्रोजन के एक एटम को मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से ग्राम में वैल्यू निकाल ली, और हमने जो पहले यूनिटलेस मास से खेलते थे, हमने यूनिटलेस मास के हिसाब से देखा कि हाइड्रोजन के मुकाबले कार्बन 12 टाइम्स हैवी है, तो हम लोग उसको 12 से डिवाइड कर लिए, तो हमको क्या वैल्यू मिल गई? सिंपलेस्ट वैल्यू मिल गई। और ये वैल्यू क्या है? लेटर ऑन दिस वैल्यू वाज गिवन अ यूनिट AMU। फिर एक नई यूनिट का मार्केट में निकाली गई। जैसे हम लोग नए नए बैचेस लॉन्च करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म वाले, वैसे इन्होंने एक नया यूनिट लॉन्च कर दी जिसका नाम लिखा गया एटॉमिक मास यूनिट, जहां पर 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होती थी। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब आप मुझे एक बात बताओ, आप जनरली हाइड्रोजन का, जनरली बोल रहा हूं, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं, आप जनरली हाइड्रोजन का मास कितना लेकर चलते हो? आप बोलते हो सर हाइड्रोजन का मास हम 1 AMU लिखते हैं, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1.67 एग्जैक्टली होता है, 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है, विच इज नियर अराउंड सिमिलर। थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि हाइड्रोजन एटम का मास 1.008 AMU के आसपास होता है, टू बी वेरी प्रिसाइज। आई बात समझ में आप लोगों को? अगर आपको मैं बोलूं क्या तुम्हारे पास में ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 AMU होता है, आप मुझे उसे ग्राम्स में कन्वर्ट करके बताइए, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर 1 AMU मतलब 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जब मैं इसको कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा, आप कहां से करूंगा, कहां से करूंगा, यहां से करूंगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 1.66, 26 यानी 2.656 डेसिमल लेफ्ट में गया, यानी प्लस 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। ये तुम्हारे ऑक्सीजन के एक एटम का मास हो गया। दिस इज द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? सो दिस इज हाउ 1 AMU कॉन्सेप्ट इज इंट्रोड्यूस। आप 1 AMU को यूनिफाइड मास भी लिख सकते हैं, आप इसे यूनिफाइड मास भी लिख सकते हैं, डिनोटेड बाय यू। तो इस तरीके से एटॉमिक मासेस देन लॉन्च किए गए, और हम लोग हमेशा एटॉमिक मास की यूनिट AMU में रखेंगे, हम ग्राम्स में कभी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ग्राम्स की वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमें इसको भी कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर का यूज पड़ा। तो आप खुद बताओ ना, ये वैल्यू आसान है याद करना या ये वैल्यू? ऑब्वियसली वो वैल्यू याद करना आसान है हमारे लिए 16 AMU, तो हम वैसे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड एज एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज नया टॉपिक आता है, हेडिंग डाल लेंगे सब लोग, एवरेज एटॉमिक मास। गाइस ये क्वेश्चन मैंने एक बार नीट में देखा है, और स्कूल वाले इसे क्लास 9 से चेपना चालू कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के लिए पहले क्वेश्चन करवा देता हूं, और वो क्वेश्चन में तुरंत गू पर सर्च कर लेता हूं। गू मतलब गूगल। मास ऑफ बोरॉन, ऐसा क्वेश्चन था वो, एवरेज, हाँ एवरेज मास ऑफ बोरॉन वाला क्वेश्चन हमें मिल गया। चलो ठीक है, ग्रेट। अब हम लोग पहले एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं। गाइस क्या होता है, एक टर्म होती है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहां पर अब नाम आया तो पढ़ना ही पड़ेगा। गाइस आइसोटोप्स का मतलब होता है सब्सटेंसेस, substances that have same atomic number but different atomic mass। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है
लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उन्हें आइसोटोप्स बोला जाता है। कैसे? जैसे आप लोग जानते हो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। बेटा जब कभी भी किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो, मतलब वो एक ही एलिमेंट है। कभी भी दो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर कभी सेम नहीं होंगे। एटॉमिक नंबर मतलब अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अंगूठे का निशान, फिंगरप्रिंट, जो कभी किसी और का नहीं होगा, तुम्हारा डीएनए है ये। तो एटॉमिक नंबर दो एलिमेंट का कभी सेम नहीं होगा। तो यहां पर क्योंकि मैंने बोला है कि आपके सब्सटेंस जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब वो तीनों सब्सटेंस सेम एलिमेंट है, तीनों हाइड्रोजन है, लेकिन इनका मास डिफरेंट हो सकता है। इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक मास 3 है। तो ये हाइड्रोजन का आइसोटोप प्रोटियम, ये वाला आइसोटोप ड्यूट्रियम या ड्यूटेरियम, और तीसरा वाला ट्रीटियम के नाम से जाना जाता है। अब आप देखो तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है। इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है, और इसका एटॉमिक मास 3 है, लेकिन इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। तो क्या होता है बेटा, हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकते हैं किसी एक एलिमेंट के। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है, बोरॉन है, यूजुअली सबके आइसोटोप मौजूद होते हैं। तो आप लोग जो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास पढ़ते हो, वो एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास होता है। यानी एवरेज एटॉमिक मास के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास के अंदर हम लोग जितने भी पॉसिबल आइसोटोप्स मौजूद हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, उन सब के मास को उनके परसेंटेज कंपोजिशन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन मतलब क्या, इन्वायरमेंट में कौन कितना मौजूद है। चलिए हम इसका लिए पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। तो एवरेज atomic mass is equal to percentage composition of isotope 1 multiply by उसका atomic mass plus percentage composition of isotope 2 multiply by उसका atomic mass एंड सो ऑन। मतलब हो सकता है किसी के 3 आइसोटोप हो, जैसे हाइड्रोजन के, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आइसोटोप 3 मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज, तो 100 ही होता है, तो डिवाइडेड बाय 100। ये आपका फॉर्मूला है। अब एक एग्जांपल करके देखते हैं, एक एग्जांपल करके देखते हैं। हमारे पास में क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और मास 35 है, ये इन्वायरमेंट में 75% एग्जिस्ट कर रहा है। क्या मैं ठीक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को? और एक क्लोरीन का जो दूसरा वाला आइसोटोप है, उसका एटॉमिक मास 37 है और वो इन्वायरमेंट में 25% एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालिए। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आइसोटोप 1 75 मल्टीप्लाई बाय इसका एटॉमिक मास दैट इज 35 प्लस परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आइसोटोप 2 25% मल्टीप्लाई बाय इसका मास 37 डिवाइडेड बाय 100। अब मुझे एक बात बताओ, 25 और 75 का रेशो, क्या मैं इसको सिंपल रेशो में ले आ सकता? 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, तो ये 3:1 के रेशो में हो गया। तो आप यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन की जगह इनका सिंपल रेशो भी लिख सकते हैं। तो नीचे 100 की जगह क्या हो जाएगा, 3 + 1 4, जैसे पहले 75 + 25 100 था, इसलिए मैंने नीचे 100 लिखा था। अब मैंने इसको यहीं पर सिंपल में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 1 यानी कि 4। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल 75 × 35 25 × 37 बाय 100 करो तो भी आंसर आएगा। 5 3 15 3 9 105 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 4, 7 + 5 12, 1 कैरी, 3 + 1 4, 1 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 जा 12, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 0.5 35.5 AMU
आपके क्लोरीन का मास है। क्या आप यही मास आज तक पढ़ते आए हो क्लोरीन का? हाँ सर, हम आज तक क्लोरीन का यही वाला मास पढ़ते आए हैं। इसे नोट करेंगे और मैं आप लोगों को इसका एक मिलता जुलता क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए तो क्वेश्चन देखेंगे। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज 10.10 AMU। बोरॉन का पहला आइसोटोप है B10 एंड बोरॉन का दूसरा आइसोटोप है B11। फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन, जिसे इन्होंने अबंडेंस बोला गया है, इसलिए मैंने आप लोगों को अबंडेंस दिया है। फाइंड द अबंडेंस ऑफ B10 एंड B11। चलिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। करो 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 करो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर फॉर्मूला लगा के चलो। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। नहीं तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आइसोटोप 1 प्लस उसका आइसोटोप, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आइसोटोप 2 प्लस उसका एटॉमिक मास। आप ऐसा भी फॉर्मूला बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एवरेज एटॉमिक मास 1.10 है, मैं 100 इधर ले आके मल्टीप्लाई मार दूं तो डायरेक्ट आसानी हो जाएगी। नाउ मैं वो मानता हूं कि इसका परसेंटेज कंपोजिशन x है, तो इसका परसेंटेज कंपोजिशन 100 माइनस x होना चाहिए। भाई टोटल परसेंटेज कंपोजिशन तो 100 ही होगा, तो 100 में से अगर एक x है तो दूसरा 100 माइनस x होगा, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि पहले वाले का मास 10 है। फिर ये क्या हो जाएगा 100 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये हो जाएगा 1010 इज इक्वल टू 10x प्लस 1100 माइनस 11x। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये बड़ा नंबर है, ये माइनस 90 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 10x माइनस 11x, यानी माइनस x कट गया तो x की वैल्यू हो गई 90। देयरफॉर जो तुम्हारा बोरॉन 10 है वो 90% है, तो बोरॉन 11 ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 10%। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या ये बात मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालों को समझ में आई? ग्रेट। तो एवरेज एटॉमिक मास के बाद गाइस अगली इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की तरफ हम लोग चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। दैट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। गाइस ग्राम एटॉमिक मास इज नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है इट इज द मास ऑफ एन एलिमेंट, mass of an element represented in grams, represented in grams, इसे बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास, इसे बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 ग्राम एटम, इसे 1 ग्राम एटम भी बोला जा सकता है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोलर मास, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोलर मास। मोलर मास मतलब हम इसे थोड़ी देर बाद जब मोल्स पढ़ने जाएंगे तब हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इसका एक एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास में कार्बन है, कार्बन का मास तो आपने देखा 12 AMU होता है, तो अगर मैं 12 AMU की जगह पे 12 ग्राम लिख दूंगा तो ये कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। मैंने बोला मेरे पास में सोडियम है, सोडियम का मास 23 AMU है, अगर मैं इसको 23 ग्राम कर दूं तो ये सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। समझ में आ रही है बात मेरे प्यारे बच्चों? अगर तुम्हारे पास में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास 16 AMU है, तो अगर आप इसको 16 ग्राम कर दोगे तो ये इसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? सो दिस इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास, दिस इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। गाइस ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास का आगे बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है। ये 1 ग्राम एटम का बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है, हम इसे हल्के में ना लें, ठीक है।
कोई दिक्कत यहां तक, किसी को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? पक्का। चलिए अगला टॉपिक इसके बाद जो आता है वो है हमारा मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास को सेम मान लेते हैं, नहीं। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो मैं आपको समझाने वाला हूं, बट आगे अभी मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। वी ऑल नो व्हाट आर मॉलिक्यूल्स, हम लोग सब जानते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट द ग्रुप ऑफ एटम्स। सो मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास का मतलब होगा सम ऑफ मास ऑफ all the atoms present in a molecule। आपके एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम है सबका मास जोड़ दो, जितने एटम है सबका मास जोड़ दो, वो बन जाएगा तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास। जैसे मैं आपको एक ही एग्जांपल यहां पर दिलवाऊंगा ग्लूकोज का, C6H12O6। अब आप मुझे बताओ कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? 12 AMU। लेकिन कार्बन के एटम कितने मौजूद है? 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 12, एक का मास है 1 AMU। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 6, एक का मास है 16 AMU। तो ये क्या हो जाएगा? 16 12 6 72, 12 1 12, 16 6 96, तो टोटल हो गया 180 AMU। दैट इज द मॉलिक्यूलर मास, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। है ना प्यारे बच्चों? इजी है, इजी है। हाँ, अब अगली टर्मिनोलॉजी आती है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगली टर्मिनोलॉजी आती है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जिस प्रकार हम लोग ग्राम एटॉमिक मास देखे थे वैसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द mass of molecule, is the mass of molecule represented in grams, represented in grams। जैसे कि अच्छा, it is also called as मोलर मास। इसे भी मोलर मास की कैटेगरी में रखा था। अच्छा, मतलब सर एटम के मास को अगर मैं AMU हटाकर ग्राम लगा दूं तो वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा, वो भी मोलर मास के बराबर है। अगर मैं किसी मॉलिक्यूल के मास के पीछे से AMU हटाकर ग्राम लगा दूं तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी मोलर मास के बराबर है। मतलब सर मोलर मास का मोल कॉन्सेप्ट में कुछ जरूर यूज है। हाँ, अच्छा, बहुत सारे बच्चों को स्कूल्स में पढ़ा दिया जाता है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम। क्या ये सही है? अगर तुम्हें कोई स्कूल में ऐसा बोलता है तो तुरंत बैग भरो और भाग जाओ, स्कूल छोड़ दो, TC ले लो। कोचिंग में किसी ने बोल दिया कोचिंग छोड़ दो, पैसे वापस ले लो। बेटा 1 AMU 1 ग्राम के बराबर कभी नहीं होता। हमने अभी पढ़ा ना 1 AMU तो हम लोग अभी पढ़ के आए ना, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। मतलब 1 AMU 1 ग्राम के बराबर कभी नहीं होगा। 1 AMU तो इतने ग्राम के बराबर होता है। तो फिर यहां पर क्या हो रहा है सर? यहां पर बात कुछ और है, यहां पर बात कुछ और है, और वो बात हमें मोल कॉन्सेप्ट में समझ में आएगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास आपको क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया। ठीक है, अच्छा, ग्राम मोलर मास का एग्जांपल ले ले। ये तुम्हारे पास में ग्लूकोज है C6H12O6, इसका मोलर मास मॉलिक्यूलर मास कितना है? 180 AMU। तो अगर मैं इसको 180 ग्राम कर दूं तो ये बन जाएगा तुम्हारा ग्राम मोलर मास। अगर तुम्हारे पास में वाटर है, वाटर का मास हो जाएगा 18 AMU, तो ये हो जाएगा 18 ग्राम विल बी इट्स ग्राम मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सॉरी। ठीक है, तो गाइज यहां पर आपका पूरा बेसिक वाला पार्ट फिनिश। अब हम मूव ऑन करेंगे मोल कॉन्सेप्ट्स की तरफ, और मोल कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा वाला होने वाला है हमारे साथ। तो मोल कॉन्सेप्ट करेंगे भी, क्वेश्चन भी करेंगे, तो अगला पूरा लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट को डेडिकेट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज।
एक छोटी सी रिक्वेस्ट मान लो यार, दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो इन वीडियोस को उतना शेयर करो, क्योंकि क्या है, मेरा जो टारगेट है वो है नो फी पर, जीरो फी पर स्टूडेंट्स तक बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट देना। आई थिंक आपको स्कूल में या कोचिंग में इन चीजों के बारे में कोई नहीं बता रहा होगा, लेकिन हम बता रहे हैं। तो यार गाइज, आप लोगों को थोड़ा सा तो मदद करनी पड़ेगी इसको लोगों तक पहुंचाने में। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ना भी करें तो देख लो, मत करो सब्सक्राइब, पढ़ लो, कम से कम पढ़ तो लोगे, इतना कर लोगे वो काफी है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।